बहन का लोड़ा ही रात हो मुझे कुत्ते पहुंच गए हैं जी बहन के लोग दो खा रहे जितने मर रहे
ट्राई हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो निकालते रहना। इसको इजी ऐसे कर लेना। देखो ट्राई हाइब्रिड का यहाँ पर तो 2 पावर 3 कितने हो गए? 8 का स्क्वायर यूनिट स्क्वायर कितने का आएगा? 64 जाइगोट का। फिर 2 पावर 3 कितने हो गए? कितने का हो गया? अब देखो 3:1 का होल थ्राइस। इसको और आसान कर लो। इसको आसान कर लो 9:3:3:1 इंटू 3:1 हो गया। व्यंजन लगने वाला है, वो दे दे। अब अगर आप निकालते हो 9:3:3:1 और 3:1 27 3 3 जा 9 फिर 3 3 जा 9 फिर 3 1 जा 3 फिर अगेन 9 3 3 1। क्लियर हो गया? और अच्छे से लिखना है तो इसको लिख दो ऐसे भाई। सबसे पहले 27 और 3 टाइम 9 फिर 3 टाइम 3 और फिर 1। फिंगर टिप पे होने चाहिए इतने ट्राई हाइब्रिड तक। और ऐसे ही इसके लिए निकालते चले जाना अपना। ऑनलाइन डन हो गया बेटा? यस सर। तो ये तो हम लोगों ने बात करी थी मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, जहां पर देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, जहां पर देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और जहां पर 2 जीन इन्वॉल्व कर लिए थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लेकिन दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर। दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वेरिएशन आया, रिकॉम्बिनेंट पेरेंट के अलावा रिकॉम्बिनेंट बने।
अब हम आते हैं बेटा पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस पर। मेंडल के बाद की बात करते हैं, ठीक है। पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले पीलियोट्रॉपी। पुरानी वाली एनसीईआरटी में पीलियोट्रॉपी जो है वो बाद में दिया हुआ था, बट अब नई वाली एनसीईआरटी में इंक्लूड कर दिया है, मतलब सेम चैप्टर में ही इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अलग से हेडिंग बना के बेटा मैंने देखा है, ठीक है। अब पीलियोट्रॉपी क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। काफी टाइम तक पता ये करेक्ट किया गया कि अगर कोई एक जीन है, अगर कोई एक जीन है, एक जीन, तो वो एक फिनोटाइप दे रहा है। फिनोटाइप का मतलब एक कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। ये हमने मेंडल के इनहेरिटेंस में देखा, ठीक है ना भाई। कोई एक जीन है वो टॉलनेस के लिए है, कोई एक जीन है वो कलर के लिए है, कोई एक जीन है वो शेप के लिए है। लेकिन बाद में बैटसन ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैटसन ने कहा कि दोनों चीजें हो सकती हैं, पढ़ेंगे बाद में अलग अलग। यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि जीन तो एक है लेकिन उसके फिनोटिपिक एक से बस, ये जीन कहलाया पीलियोट्रॉपिक जीन। ये जीन क्या कहलाया, और इससे डिफिनेशन हुई कि वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, वन जीन कंट्रोल मोर देन, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पीलियोट्रॉपी। और ये जीन क्या कहलाया, पीलियोट्रॉपिक जीन। ये मॉडर्न जेनेटिक्स में आ गया, पोस्ट मेंडेलियन में आ गया। क्लियर पॉइंट हो गया, ऑनलाइन समझ में आए ये पीलियोट्रॉपी। यस सर। देखो a gene control more than one trait or character is called paleiotropic gene and phenomenon called pleiotropy। पुरानी वाली एनसीईआरटी में एग्जाम्पल तो दिया है लेकिन नाम कहीं पर नहीं दिया था, ठीक है ना। तो अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा जेनेटिक्स में, लेकिन हम अगर देखें तो यहाँ पर हमें पीलियोट्रॉपिक की एग्जाम्पल मिलेगा। सिकल सेल एनीमिया, एक जीन अफेक्टेड होता है, एक जीन, लेकिन पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म मतलब मोर देन वन कैरेक्टर को प्रॉब्लम होती है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, और अब एनसीईआरटी ने क्या एक्सप्लेन किया,
ये एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल। एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया जीन बी ऑफ पाइजम सटाइवम। कंट्रोल shape of seed and second ठीक है। अब देखिए पहले शेप पर जाएंगे, ठीक है ना, जीन बी है। अब पहले हम देखते हैं शेप। हमें मालूम है शेप की दो एलील्स हैं, राउंड और राउंड के लिए हम कैपिटल बी कर दें, रिंकल्ड के लिए स्मॉल बी कर दें, दोनों का क्रॉस हुआ, कैपिटल बी स्मॉल बी आ गया, दैट मीन्स कैसे हो गए, राउंड। मतलब दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ये भी बात हुई। फिर हम अगर स्टार्च पर आए तो हमने देखा लार्ज स्टार्च कंटेंट और स्मॉल स्टार्च कंटेंट। लेकिन जब इसका इनहेरिटेंस हमने देखा कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस हुआ और कैपिटल बी स्मॉल बी लार्ज होना चाहिए था ना, ये बना कैसा हमारा, तो देखो दो कैरेक्टर को भी कंट्रोल किया एक जीन बी ने एक कैरेक्टर को कंट्रोल किया और साथ में दोनों कैरेक्टर के लिए अलग अलग इनहेरिटेंस दिया। पहले केस में कौन सा इनहेरिटेंस है, क्या नाम लिखे, यस, कंप्लीट डोमिनेंस। तो पहले केस में जो इनहेरिटेंस है वो हमारा है कंप्लीट डोमिनेंस, और दूसरे केस में जो हमारा इनहेरिटेंस है वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है बेटा, अब सुनो, यहां तक तो मैंने थ्योरी में लिखवा दिया। अब यहां से हम क्वेश्चन को उठाकर लेकर आए। जीन बी ऑफ गार्डन पी, ऑनलाइन ऊपर वाला लिख लिया बेटा आप लोगों ने? यस सर। यस सर, क्या बात है, बड़े फास्ट लिख लेते हो। ये केवल कॉपी कर रहे हो, क्लिक ले लिया बस? नहीं सर लिखा है। नहीं सर, साथ ही साथ नहीं सर लिखा है। अच्छा ठीक है। जीन बी ऑफ गार्डन पी कंट्रोल seed shape and starch content. What would be the combined traits, phenotypic ratio
इन F2 जनरेशन। कोई निकाल पाएगा ये? कहने में कौन सा लॉ होगा? कंप्लीट के लिए फेनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? 3:1। कब बताया था? 3:1। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो कैरेक्टर है वो क्या शो कर रहा है? लेकिन जीन एक ही है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट के लिए 1:2:1। आगे दोनों अलग अलग। तो अब करना क्या है? 1:2:1 मल्टीप्लाई बाई 3:, मतलब ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में सारी चीजें आ गई। इस क्वेश्चन में पीलियोट्रॉपी भी आ गई, कि आपको मालूम होना चाहिए पीलियोट्रॉपी। इस क्वेश्चन में ये आ गया कि जीन भी दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो उसका इनहेरिटेंस क्या है? तो सीड शेप के लिए इनहेरिटेंस था कंप्लीट, तो 3:1 F2 आता था ना। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए F2 कितना होता है? 1:2:1। कंबाइंड पूछा, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। अरे भाई देखो, यस सर। आंसर ऐसे दिया जाएगा। यस सर। इसका आंसर होगा कि शेप के लिए, शेप ऑफ सीड के लिए F2 रेशियो ये हो गया 3:1, क्योंकि वहां पर कंप्लीट डोमिनेंस था। लेकिन स्टार्च कंटेंट में, स्टार्च कंटेंट में कितना आता है? ये पढ़ा था अभी, फिर अभी आगे पढ़ लेंगे। 1:2:1। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1:2:1, 3:1, 3, 6, 3, 1, 2, 1। क्या हो गया? अच्छा, ये आ गया रेशियो। अब अगर और डेप्थ में चले जाते और क्वेश्चन को बहुत टफ कर देते और हम आपसे पूछते कि बताओ F2 जनरेशन में, अब बिल्कुल अलग कर दिया मैंने क्वेश्चन। अब मैंने पूछा राउंड एंड इंटरमीडिएट स्टार्च वाले कितने आते? टोटल 16 टाइप के होते, देखो ना सामने, काउंट करो बेटा। 16 होते कि नहीं होते? अरे 3, 6, 3, 1, 2, 1 जोड़ लो सबको। वही तो पुनेट स्क्वायर में आ रहा था। और मैंने आपसे पूछा क्या? अच्छा, 1:2:1 था। 1:2:1 में 1 हो जाएगा लार्ज, फिर 1 हो जाएगा स्मॉल, और 2 क्या हो जाएगा? अब तुम अपने आप मल्टीप्लाई से देखो। और इधर 3 वाला क्या था? राउंड। अब बस, अब जो तुमने 3 से मल्टीप्लाई किया इंटरमीडिएट को, बेटा राउंड और इंटरमीडिएट, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कभी भी क्या है, इतना टफ क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी पूछ लिया तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पहले सिंपल अपना रेशियो निकालो। कोई क्वेश्चन हो, नॉट ओनली ये वाला क्वेश्चन, चाहे जितनी कंडीशन दे दे, तुम बिल्कुल अपना पूरा रेशियो निकाल लो। फिर देखो उसने क्या स्पेसिफिक पूछा हुआ है। अब तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि 1:2:1 में 1 है लार्ज, 1 है स्मॉल, 2 है, और 3:1 में 3 है राउंड और 1 है रिंकल्ड। अब कोई पूछ ले तुम निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अब मैंने कह दिया कि राउंड और इंटरमीडिएट स्टार्स बताओ, तो इसकी कितना आ गया? 6 बाई, लो भाई
आप अपने मन से बनाते चले जाना। अब तुम्हें निकालना है रिंकिल्ड और इंटरमीडिएट। कितने हो गए बताओ जल्दी सामने देखकर। बेटा रिंकिल्ड और इंटरमीडिएट ऑनलाइन कितने हो गए? सर 2। 2 हो गए। प्रोबेबिलिटी बताना है तो 2/16 क्योंकि ओवरऑल 16 आएंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। जल्दी से नोट कर लो। Dominance is not an autonomous feature of allele. It depends on product of allele and phenotype. अगर तुम जीन बी में कैपिटल बी को डोमिनेंट मान लेते हैं, ये डोमिनेंट ही होगा, नो डाउट अभी के लिए है, तो इसका मतलब अब चाहे स्टार्च कंटेंट को कंट्रोल करता या शेप को कंट्रोल करता, देखा नहीं, ऑटोनोमस फीचर नहीं है डोमिनेंट। वो दूसरों के साथ मिलकर क्या एक्सप्रेशन देगा और उसका प्रोडक्ट, उसका एंजाइम क्या बनेगा, उस पर डिपेंड करता है। वरना ऑटोनोमस का मतलब होता है कि तुमने कैपिटल बी लिखा तो क्या हो गया, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी भी तो आया, लेकिन वो तो इंटरमीडिएट निकला, जिसमें होना क्या चाहिए था, अगर ऑटोनोमस फीचर मानते तो कैपिटल बी स्मॉल बी भी क्या होना चाहिए था, लार्ज। कैपिटल बी और स्मॉल बी भी क्या होना चाहिए था, लार्ज। वही वो कहना चाह रहा है, नहीं कैपिटल बी फीचर नहीं है। डोमिनेंस तो वो है जो दूसरों के साथ वो प्रोटीन कौन सी बनी और किस फिनोटाइप किस कैरेक्टर के साथ कंबाइंड करके क्या फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दे रहा है। तो वही तो मैंने कहा था, टॉल डोमिनेंस नहीं है। मेंडल के अकॉर्डिंग पाइथन सटाइवम में है, और जबकि पाइथन सटाइवम में ही ग्रीन डोमिनेंट नहीं है। हाँ, पी पॉड के लिए ग्रीन डोमिनेंट है और सीड के लिए ग्रीन येलो। क्या तो नहीं, ये तो डोमिनेंट फीचर है, उसे कहते हैं ऑटोनोमस। उसे क्या कहते हैं बेटा, ऑटोनोमस। तो वो यही कहना चाह रहा है कि भाई डोमिनेंस कोई ऑटोनोमस फीचर नहीं है, दोज कैरेक्टर अपीयर इन F1 जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंस। फिर दूसरा वो क्या कह रहा है कि इसलिए भी डोमिनेंस नहीं है, अगर डोमिनेंस होता तो कैपिटल बी स्मॉल बी कभी इंटरमीडिएट नहीं होते, वो हमेशा क्या होते, लार्ज होते। हाँ, एक में वो शो कर रहा है, इसीलिए देखो ना, एक में वो शो कर रहा है उसके फिनोटाइप पर क्या कर दिया, कंप्लीट, और दूसरे में क्या कर दिया, इनकम्प्लीट। तो ये लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी की आ गई। ठीक है, एक देख लिया हमने।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ध्यान रखना कि पूरे प्लांट में कोई भी बेटा मिराबिलिस शलापा नहीं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाते हैं, लीफ ऑफ मिराबिलिस शलापा या फ्लावर ऑफ मिराबिलिस शलापा। फ्लावर ऑफ, ठीक है ना। तो कोई भी इनहेरिटेंस ऐसा नहीं होता है कि वो टोटल, अरे भाई 100 से ज्यादा कैरेक्टर है, 100 से ज्यादा कैरेक्टर में कौन इनहेरिटेंस किस पे लग रहा है, अलग अलग है वो। डॉग फ्लावर का एक और नाम क्या था? इसका जो फ्लावर होता है ना, इसका जो शेप जैसे ये, तो ये ऊपर वाले सारे करोला आपस में फ्यूज हो गए, पेटल नीचे वाले फ्यूज हो गए और फिर नीचे वाले करोला अंदर की तरफ हो गए। तो इसका नाम देखो डॉग की तरह दिख रहा है, डॉग की तरह या ड्रैगन की तरह, है ना। तो ड्रैगन या डॉग इसका नाम होगा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और स्टार्च कंटेंट ऑफ पी, वो भी तो एग्जाम्पल अभी ऊपर कर चुके हो तुम लोग, वहां पर भी लग रहा है। इसका मॉलिक्यूलर बेसिस में समझा चुका हूं आपको। 2 टाइप के फ्लावर थे, रेड फ्लावर और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर एलील, जीन, डीएनए, आरएनए, एंजाइम, एंजाइम ने काम किया सबस्ट्रेट पर, बनाया प्रोडक्ट बना एंथोसाइनिन, रेड हो गया। स्मॉल आर में 2 चीजें होनी चाहिए थी। यहां तक तो समझ में आया कि कोई एंजाइम ही नहीं बना था इसलिए व्हाइट हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, एंजाइम बना था। जब वहां पर एंजाइम बना था तो जब यहां पर F1 कैपिटल आर एलील प्योर, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, स्मॉल आर प्योर, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लेकिन जब ये दोनों एक जाइगोट में आए तो कैपिटल आर ने भी अपना प्रोडक्ट बनाया रेड, स्मॉल आर ने प्रोडक्ट नहीं बनाया, नहीं, ये तो स्मॉल टी में था, बनाया। और जब उसने अपना प्रोडक्ट बनाया और दोनों के प्रोडक्ट जब साइटोप्लाज्म में मिक्सअप हुए
तो बन गया कैसा कलर? पिंक। कई लोगों ने कहा ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्या नाम दिया? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब वो इनहेरिटेंस मिक्स कर गया, और अगर वो मिक्स कर जाता तो जो पिंक से आगे प्रोजेनी स्टार्ट होती, तो अब जो आगे प्रोजेनी स्टार्ट होती, पिंक फ्लावर क्रॉस विथ पिंक फ्लावर, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो 100% आगे क्या बनते? पिंक। तब तो नाम देते क्या? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। लेकिन नहीं, इनहेरिटेंस ब्लेंड नहीं हुआ था, उसके प्रोडक्ट ब्लेंड हुए। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है तो गलत ये। क्यों ब्लेंडिंग क्यों नहीं हुई? जरा देखो आगे। हमने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। क्या कहता है वो? देखो, वो ये कहता है कि जब दोनों एलील गैमीट फॉर्मेशन के टाइम अलग होंगे तो वो प्योर होंगे, मतलब एक रेड वाला और एक वाइट वाला। देखा, वो पिंक वाले होने चाहिए थे, नहीं है ना? दैट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कोई इनहेरिटेंस हो तो अभी यहाँ पे आ गया, यहाँ पर तो ब्लेंडिंग नहीं है, आर वाला अपना आर रेड वाला स्मॉल आर वाला ब्लेंडिंग नहीं है। अब कैपिटल आर फिर क्या बन गया? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। क्यों कह रहे हो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस? अगर ब्लेंडिंग होता तो कोई पेरेंटल ट्रेट नहीं आते, बट इन F2 जनरेशन पेरेंटल ट्रेट वुड बी रिस्टोर। क्लियर हो गया बेटा? पेरेंटल ट्रेट F2 जनरेशन में दोबारा से आ जाएंगे, जबकि नहीं आने चाहिए थे अगर ब्लेंडिंग कह रहे हो। तो एक्चुअल जो जेनेटिक्स है वो तो ये कहती है कि ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या हुआ? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है। लेकिन बेटा छोटे तौर पर बच्चों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत में 10th क्लास में कहीं ना कहीं पर लिख देते हैं, या अपनी 12th वाली जेनेटिक्स में लिख देते हैं कि मिराबिलिस जलापा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। है नहीं, एक्चुअली नहीं है। तो कभी पीएमटी में अगर मिराबिलिस जलापा या स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल आ जाए और तुम देख रहे हो कि हमारे तीनों ऑप्शन गलत हैं और चौथा ऑप्शन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, एक दो बार पढ़ लेना, और वो तीनों बिल्कुल गलत है, तो इसका मतलब वो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को उठाकर मिराबिलिस का। पॉइंट क्लियर हो गया? लेकिन एक्चुअली ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है, क्योंकि पेरेंटल कैरेक्टर F2 जनरेशन में रिकवर हो गए। क्लियर पॉइंट हुआ? यहीं पे लिख सकते हैं sometime called blending inheritance। लेकिन however parental character recovered in याद रखना
अब बाहर से देखने पर नंबर ऑफ, अब चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो हम लोगों ने फार्मूला बनाया था, जब एक कैरेक्टर होता है तो नंबर ऑफ फेनोटाइप 2 ही होते हैं ना, कहाँ 2 है, 3 नहीं हो गए बेटा। और नंबर या टाइप ऑफ जीनोटाइप वो भी कितने हो गए अब, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब दोनों चीजें सेम। जब दोनों, बेटा भाई स्पीकर तो यार, नंबर ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ फिनोटाइप जब सेम है तो रेशियो भी तो सेम आना चाहिए। जबकि वहां पे क्या करते थे, 3:1 2 थे ना, और 1:2:1 3 थे ना जीनोटाइप। लेकिन यहाँ पर दोनों 3-3 है, इसका मतलब दोनों का रेशियो सामने नजर भी आ रहा है, एक रेड 2 पिंक 1 व्हाइट। एक जनरलाइज क्वेश्चन आ गया, कोई स्पेशल एग्जाम्पल नहीं है, बस अपने गार्डन फी वाला आ रहा है, तो उसमें अपने मेटेरियल लगाना। उसमें पूछा जाएगा 400 में ये वाले कितने बनेंगे, 3:1 के बेसिस पर 400 निकालेंगे। अब क्वेश्चन दे दिया, स्टार्ट हुआ मिराबिलिस, ध्यान रखना किसने, ड्रैगन स्टार्च कंटेंट ऑफ पी। यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ तो हमें देखना पड़ेगा 1:2:1 के बेसिस पर 400 में निकालना। ये पॉइंट, ऑल चैट ऑल चैट। हेलो हाँ भाई, हाँ भाई, हेलो हेलो हेलो। हाँ ब्रो। अरे भाई रुको रुको रो, मत मारो मत मारो। भाई कहाँ से हो? सूरत। हरियाणा। एक ही या अलग अलग? अरे भाई मत मारो मत मारो। अलग अलग है। अरे भाई, अरे भाई कहाँ से हो? अरे भाई रुको ब्रो, नहीं मार रहा मैं, नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा। ऑनलाइन कंप्लीट। Yes, sir. अरे भाई दूसरा हम पढ़ेंगे पोस्ट मेंडेलियन कोडोमिनेंस। भाई मारो 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 मारो। Doesn't have a lot of time left. ठीक है इसमें फिनोमिनन नहीं है इसका, ले लो मजे ले लो भाई, डोमिनेंस मजे और ले लो। रिसेसिव रिलेशनशिप का। क्लियर पॉइंट हो गया। बोथ कैरेक्टर appear in F1 generation.
दोनों करेक्टर आएंगे, पिंक नहीं, पिंक दोनों करेक्टर नहीं कहा जाएगा। दोनों करेक्टर का मतलब रेड के ऊपर व्हाइट पैचेस होते तो, या व्हाइट के ऊपर रेड पैचेस, वो पिंक आया था वहां नहीं, वो कोडोमिनेंस नहीं है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। कोडोमिनेंस में दोनों करेक्टर अपीयर होंगे। एंड नेक्स्ट, नो रिलेशनशिप, या ऐसे लिखूं, नो डोमिनेंस डैश डिसिसिव रिलेशनशिप। और भी एग्जाम्पल है, पहले अपना सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं समझाने के लिए। कोट कलर इन कैटल, कोट कलर इन कैटल। अब कोट कलर इन कैटल से बहुत सारे इनहेरिटेंस लगते हैं जो हम अपने बाहर देखते हैं। किसी के ऊपर बॉडी पर व्हाइट पैच, ब्लैक पैच, ब्राउन पैच भी, 3 आ गए ना, नहीं, वो इनहेरिटेंस अलग हो गया, वो इनहेरिटेंस अलग हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि जब हम देखते हैं ये कि एक पेरेंट पर ब्लैक बॉडी पर और एक पेरेंट है व्हाइट बॉडी कोट, तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब जब इनके बीच क्रॉस होगा तो कैपिटल बी, ये हमारी F1 जनरेशन होगी, इसको कहेंगे रोआन। मिक्स नहीं, रोआन का मतलब क्या हुआ, ये जो F1 ऑफ स्प्रिंग होगी, ये जो प्रोजनी होगी, इस पर व्हाइट बॉडी भी होगी, व्हाइट कोट भी होगा, और व्हाइट कोट के साथ साथ बीच बीच में ब्लैक पैचेस भी होंगे, या ब्लैक बॉडी होगी और साथ साथ में व्हाइट पैचेस, दोनों आ गए, ब्लैक भी आया और कोई डोमिनेंट नहीं, कोई रिसेसिव नहीं, दोनों आ गए, तो नाम दे सकते हैं क्या, को डोमिनेंट। क्लियर पॉइंट हुआ बेटा? लेकिन फिर वही बात देखो, ब्लेंडिंग तो होती ही नहीं है। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस प्री मेंडेलियन कहता है कि माँ बाप के कैरेक्टर बच्चों में मिल जाते हैं, नो, बिल्कुल नहीं मिलते हैं, अलग अलग होते हैं। बात समझ में आ रही है? नाक दादा की तरह होगी, कान नाना की तरह होंगे, बालों का पैटर्न नानी की तरह होगा। ये पॉइंट हो रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मिक्सअप हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ब्लेंडिंग तो है ही नहीं जीन में कभी। वही चीज यहाँ पर भी है कि यहाँ पर ये तो बने अब, लेकिन इसको F2 जनरेशन के लिए रिकवर किया अगर, तो वही रोआन और रोआन की सेल्फिंग, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर लॉ लगा वही कि भाई एलील हमेशा प्योर होते हैं, एलील बने कैपिटल बी स्मॉल बी, ब्लैक वाले और व्हाइट वाले अलग अलग इन प्योर फॉर्म। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल लॉ, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, जब दोबारा से कैपिटल बी, तो फिर से क्या हो गया, ब्लैक, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर ये दो हो गए रोआन, और फिर स्मॉल बी, फिर ये हो गया व्हाइट। ये भी ब्लेंडिंग नहीं है, ये भी मिक्सिंग नहीं है, क्योंकि F2 जनरेशन में फिर से पेरेंटल ट्रेट नजर आए। और अगर मिक्सिंग होती तो सारे के सारे रोआन से फिर रोआन ही बनते चले जाते। ऑनलाइन समझ में आया कोडोमिनेंस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
गया? Another example of codominance. AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप वाले में दो टाइप की एंटीजन होती है और दोनों, ऐसा नहीं है कि A डोमिनेंट है B पर या B डोमिनेंट है A पर, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ABO ब्लड ग्रुप वो भी ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म यहां पर भी है, लेकिन अलग से। अगर जिसका O ब्लड ग्रुप है या जिसका A ब्लड ग्रुप है तो A ब्लड ग्रुप में IA IO भी हो सकता है, तो A इज डोमिनेंट ओवर O कह देंगे, लेकिन AB में दोनों एक्सप्रेस है, ठीक है ना। इसके अलावा हेट्रोजाइगस सिकल सेल एनीमिया ट्रेट्स। अगर किसी का जीनोटाइप HbA HbF है तो उसकी बॉडी में नॉर्मल शेप की आरबीसी भी होगी और सिकल शेप। इसका मतलब HbA भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और HbF भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मल्टीपल एलिलिज्म, सुनो इधर बेटा ध्यान से, अब इसको नोट मत करना, इसको रब कर देंगे। मैंने कहा कि जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, तो मैंने यहाँ पर कहा कि सपोज ये कैपिटल T और ये स्मॉल t, तो एक कैरेक्टर के लिए दो एलील हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पर, ये भी क्रोमोसोम नंबर 4, ये भी 4। क्लियर पॉइंट हुआ? अब इसका मतलब हाइट के लिए दो एलिलिक फॉर्म है, कैपिटल T और स्मॉल t। क्लियर हो गया? और उस इंडिविजुअल में दो ही तो एलील दिखाई पड़ रहे हैं। अब आते हैं ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का क्रोमोसोम है, उस पर ये एलील है। अब इस एलील का हमने नाम दिया IA और इस एलील का हमने नाम दिया IO। एक इंडिविजुअल में कितने एलील? ये A ब्लड ग्रुप वाला हो गया। फिर उसी क्रोमोसोम पर एलील चेंज, IA, ये वाला IB है, वही क्रोमोसोम, वही पोजीशन, वही लोकस। फिर वही क्रोमोसोम IO, तो ये ब्लड ग्रुप A हो गया, ये AB हो गया, ये O हो गया। इंडिविजुअल में कितने एलील नजर आ रहे हैं? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? मल्टीपल एलिलिज्म, मतलब नॉर्मल एलील एक कैरेक्टर के लिए कितने होते हैं, लेकिन अगर एक कैरेक्टर को दो से ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो वो फिनोमिनन क्या कहलाएगा? लेकिन एक बॉडी में, एक इंडिविजुअल में कभी मल्टीपल एलिलिज्म का कॉन्सेप्ट
नहीं होगा। मल्टीपल एलिलिज्म का कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन में होता है, इंडिविजुअल में नहीं होता है। सपोज ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील IA, IB, IO हो गया मल्टीपल एलिलिज्म, लेकिन नहीं, इंडिविजुअल में वही 2 एलील्स है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। ठीक है ना? कभी कभी लाइन आ जाती है, हम सिर्फ लाइन पढ़ते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म ऑब्जर्व इन ह्यूमन इंडिविजुअल। अब गलत, तुमने जैसे पढ़ा ह्यूमन तक पढ़ा तुमने, मैंने कहा इंडिविजुअल ही पढ़ लिया, तुम्हें एग्जाम्पल मालूम था ना ब्लड ग्रुप का। बस ध्यान रखना इस टाइम पढ़ते टाइम, मल्टीपल एलिलिज्म पॉपुलेशन में होता है। हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, ब्लड ग्रुप के लिए सभी में 2-2 एलील्स हैं, तो इंडिविजुअल में 2 एलील्स हैं, बट पॉपुलेशन में हाँ किसी का A होगा, B होगा, O होगा, AB होगा। दैट मीन्स पॉपुलेशन में ये तीनों एलील इंक्लूड हो गए। ऑनलाइन समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। देखिए अपना पॉइंट, character or trait is controlled by more than two alleles. Alternative or various forms of a gene is called allele. आमतौर पर 2 ही फॉर्म होती है, लेकिन कुछ केसेस में 2 से ज्यादा हो जाती है, तो कॉन्सेप्ट आ जाता है मल्टीपल एलिलिज्म का। नेक्स्ट, मल्टीपल एलिलिज्म फाउंड in a मेरा बेंच मारो population, not in an individual. एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं होगा, पूरी पॉपुलेशन में होगा। एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। एक इसमें यार जो कोडोमिनेंस लिखा था ना, एक और कर लो, MN ब्लड ग्रुप। ये पुरानी जेनेटिक्स में क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे AB ब्लड ग्रुप होता है वैसे ही ह्यूमन में 10 टाइप के ब्लड ग्रुप फैक्टर देखे जा सकते हैं, तो उसमें MN भी होता है। यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म में ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। अच्छा यहीं पे लिख दो, कंट्रोल्ड बाई कितने एलील्स हैं बेटा यहाँ पर? 3 एलील्स। एक और एग्जाम्पल लिख दो, कोट कलर इन रैबिट
कंट्रोल्ड बाई 4 एलील्स से बहुत ज्यादा नंबर बन जाते हैं बेटा, ठीक है ना। 4 कलरिंग रैबिट, self incompatibility in tobacco, controlled by more than 40 alleles। वही जो लिखा था S1, S2, S3, S4 करके, आई कलर in Drosophila, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ phenotype n+1। ध्यान रखना ये मेंडलिज्म का फॉर्मूला नहीं है, मल्टीपल एलिलिज्म का है। एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप n/2 n+1, यही होता है बेटा, वेयर n इज नंबर ऑफ एलील। नंबर ऑफ एलील, अरे ब्रो रिवाइव तो दे दो, रिवाइव ब्रो, रिवाइव। ब्रो इधर भी आ जाओ, एक बंदा कोई। ब्रो इधर आओ जल्दी, मर गया। ठीक है ना। ब्लड ग्रुप में कितने फिनोटाइप होते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने फिनोटाइप है? 4 है बेटा। और जीनोटाइप कितने हैं? नहीं पता, सामने क्वेश्चन करो। ऊपर क्या लिखा था? ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाई 3 एलील्स। लो भाई, ग्रुप अब निकालने जा रहे हैं। और एबीओ ब्लड ग्रुप में कंट्रोल्ड बाई 3 एलील्स। IA, IB, IO सेम लोकस पर होते हैं, सेम क्रोमोसोम पर, सेम लोकस पर। अपने आप निकाल लो। अब नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने करते हैं? 4। नंबर ऑफ जीनोटाइप 3/2, 3 + 1 दैट इज 6। और ये आपने बना दिया अपना 2 बाई अटेंडेंस, नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप। गलत लिख दिया मैंने नंबर को हटा दो, केवल जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखूं।
और इधर लिखो ब्लड ग्रुप। Watch out. Let's go. ब्लड ग्रुप ए, फिनोटाइप भी क्या हो गया ए, जीनोटाइप क्या हो गया आई ए या आई। ब्लड ग्रुप बी मतलब फिनोटाइप बी, आई बी या आई ओ। ए बी ब्लड ग्रुप फिनोटाइप ए बी, आई बी। ओ ब्लड ग्रुप फिनोटाइप ओ। टोटल जीनोटाइप काउंट कर लो कितने हो गए। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस क्वेश्चन पे ध्यान रखना, जैसे ही क्वेश्चन शुरू हुआ, a trait is controlled by 7 alleles, 7 आ गया ना, समझ जाना क्वेश्चन किसका हो गया, मल्टीपल। अब उसने पूछ दिया बताओ नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप। ब्लड ग्रुप वाला नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि सबको मालूम होता है 4 और 6 होते हैं। आरबीसी है ना, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ही तो एंटीजन होती है। इस पर नॉर्मल एंटीजन पहले से थी, एच एंटीजन। एंटीजन प्रोटीन भी हो सकती है और एंटीजन कार्बो। बैक्टीरिया वगैरह में प्रोटीन ज्यादातर, वायरस वगैरह में प्रोटीन एंटीजन जो बॉडी के अंदर आ रही है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है। लेकिन ब्लड ग्रुप में कार्बो। अब सपोज ये आई ए है तो एच एंटीजन तो हो ही गई, लेकिन आई ए ये भी तो डीएनए है। आई ए भी क्या है, डीएनए यार, एलील। डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। आरएनए से क्या बनेगा, कोई एंजाइम या उसका नाम क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज होगा। क्या होगा, क्या है बेटा जरा पढ़ना, एन एसिटाइल ग्लूकोज। हाँ, एन एसिटाइल गैलेक्टोज। क्लियर है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन ट्रांसफरेज, पूरा पढ़ो, एंजाइम बनेगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। गैलेक्टोज, हाँ एक मिनट, गैलेक्टोज एमाइल ये से बन गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, अटैच हो जाएगी जाकर ये, और तब इसको नाम दे दोगे क्या, एंटीजन। मतलब पीएमटी का इतना टफ क्वेश्चन नहीं होगा,
पीएमटी का केवल क्वेश्चन होगा बायोमोलिक्यूल से या जोलॉजी से या मोलिकुलर से, कहीं पर जाके जो क्वेश्चन होगा वो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि जो आरबीसी पर मेम्ब्रेन है उस पर जो एंटीजन है ब्लड ग्रुप के लिए उसका नेचर क्या है। अक्सर हम क्या कर देते हैं प्रोटीन, हम क्या कर देते हैं प्रोटीन, लेकिन तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा शुगर। एक्चुअल बेस जो है एच एंटीजन जो बेस था उसके साथ जुड़ा जाकर कोई बात नहीं, लेकिन जो बेस था वो क्या है शुगर। इस बात का ध्यान रखना मेम्ब्रेन के ऊपर जो है, ठीक है ना। ग्लाइकोप्रोटीन में दोनों चीजें आ गई, प्रोटीनियस नेचर और बाद में बना ना, पहले क्या था बेस शुगर, बाद में बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरीके से यहाँ पर एंटीजन ए, एंटीजन बी, आईओ कोई एंटीजन नहीं, ए बी में दोनों एंटीजन। तो अब क्वेश्चन जो है वो ये शुरू हुआ कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए और मदर का ब्लड ग्रुप बी, तो ओ वाले की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान रखना, ओ वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जैसे ही प्रोबेबिलिटी पूछे ना, होमोजाइगस नहीं लाना है किसी भी, नॉट ओनली इन मल्टीपल एलियंस। उसने पूछा रेड वाले बताने नहीं, हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन हो तो तुम अपने पेरेंट्स हेटेरोजाइगस रखना, क्योंकि उसने तुमसे कहा नहीं है। या तो वो कहता फादर होमोजाइगस ए, मदर होमोजाइगस बी, तो ओ की प्रोबेबिलिटी 0, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा फादर ए ब्लड ग्रुप, मदर बी ब्लड ग्रुप। अब इसका मतलब ये हो गया आई ए आई ओ, और इसका मतलब हो गया आई बी आई ओ। और अब जाकर तुम दोनों को अलग करोगे, मैं अलग नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट शॉर्ट में ये बच्चों में प्रोबेबिलिटी आई, हो सकता है ए वाले होते सारे चारों, हो सकता है बी वाले होते चारों, प्रोबेबिलिटी वाला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, इसकी सन या डॉटर की नहीं, सन या डॉटर की नहीं। क्लियर पॉइंट हुआ। फादर हैज ए ब्लड ग्रुप, मदर विथ बी ब्लड ग्रुप, what would be the probability of O blood group son। क्या होगा अगर यहाँ पर सन नहीं लिखा होता, ओ ब्लड ग्रुप चाइल्ड लिखा होता तो 1/4 ऊपर निकाल चुके हैं ना। लेकिन ध्यान रखना 1/4 अगर निकाल दी तो हो गया गलत, क्योंकि अब दो चीजें निकालनी है। तो इसका मतलब इसके आंसर में सबसे पहले तो आप लिखोगे कि नॉर्मल केसेस में ओ ब्लड ग्रुप की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई 1/4, लेकिन सन या डॉटर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो अब सन विद ओ ब्लड ग्रुप पूछा गया है तो कितना हो गया बेटा 1/8।
क्वेश्चन को फिर चेंज कर लो। सेम क्वेश्चन रहेगा, फादर हैज ए ब्लड ग्रुप, मदर हैज बी ब्लड ग्रुप, व्हाट वुड बी, अब चेंज क्या हो रहा है, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 sons with O blood group, निकालो भाई। मुझे ये बताओ, ओ छोड़ दो, मैंने पूछा कि किसी भी फैमिली में चारों ही लड़के होंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, चारों ही लड़के होंगे। क्वेश्चन पे ध्यान देना, ग्रामेटिकल लैंग्वेज है। चौथा लड़का होगा 1/2, तीसरी लड़की होगी 1/2, पहला लड़का होगा 1/2, पहली लड़की होगी 1/2। अब जरा समझना, चारों लड़के होंगे, सुनो, पहला लड़का होगा 1/2 इंटू, दूसरा भी लड़का होगा 1/2 इंटू, तीसरा भी लड़का होगा 1/2, चौथा भी लड़का होगा 1/2, चारों लड़के होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/। अब सुनो कितना चेंज होने वाला है। अब 2 क्वेश्चन जुड़ गए, चारों लड़के होंगे और चारों लड़कों का ब्लड ग्रुप भी O होगा, तो चारों लड़के होंगे 1/16 इंटू 1/, और 2 का तो क्या रहता है 1/, ये प्रोबेबिलिटी आई। बात समझ में आई बेटा? तो चारों, याद रखना, अगर मैं यहाँ पे कर देता 4th सन, तो बेटा इसका आंसर ऊपर वाला होता नहीं। 4th सन नहीं मैंने पूछा, मैंने पूछा 4 सन्स, चारों ही लड़के हैं। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर चारों लड़के हैं तो 1/2 1/2 1/2 1/2, और ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप तो कोई भी बच्चे होंगे तो ओ ब्लड ग्रुप की कितनी रहेगी, 1/4 रहेगी। तो 1/, अरे भाई ऑनलाइन कुछ समझ में आ रही है ABCD? यस सर। हालांकि इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं यार, बड़े सिंपल 10वीं क्लास वाले क्वेश्चन आते हैं कि बी ब्लड ग्रुप वाले कितने बच्चे होंगे, या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ओ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो सिंपल क्वेश्चन भी नहीं सही कर पाते हो। ये तो मैं बहुत डेप्थ में बता देता हूँ। तो पहले चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखो, पहले सिंपल चीजें, साथ में हाँ कभी कभार इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो उसमें ध्यान देना, ठीक है। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, मैं बता चुका हूँ कल से लेकर आज तक। उन्हीं को बस हम एक नोट्स वाइज एनसीईआरटी में गिवन है तो वो बता देता हूँ। क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी की लाइन, मालूम है सभी को? भाई सिंपल वे में एक जीन होता है या इसका मतलब डीएनए, वो अपना एक एंजाइम बनाता है,
सब पढ़ चुके हैं 3 क्लासों में। और ये एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। मैंने कहा वो प्रोडक्ट कोई प्रोटीन हो गई एज सच, वो प्रोडक्ट कोई शुगर हो गई, वो प्रोडक्ट कोई हार्मोन हो गया, वो प्रोडक्ट कोई जिब्रेलिक एसिड हो गया। ये प्रोसेस चल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो एलील है, जीन है, वो एनसीईआरटी लिखती है अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड अनमॉडिफाइड का मतलब जैसा नेचर ने बनाया था वैसा है, तो इसका मतलब वाइल्ड फेनोटाइप। कमर्शियल वे में क्या नाम देते हैं, जैसे हम लोग सब्जियां खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, ह्यूमन के ऊपर और एनिमल के ऊपर तो नहीं, देसी भिंडी होता है, देसी हरी मिर्च, देसी धनिया, दैट इज वाइल्ड टाइप। वो ये मिलते नहीं है अपना, तभी वो बताता है आपको, देखो भाई देसी मिर्च इस बार लाए, ले लो, देसी भिंडी ले जाओ यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो मार्केट में वो कहना चाह रहा है कि ये अनमॉडिफाइड है। और बाकी अब हमने बायोटेक से, प्लांट ब्रीडिंग से, हाइब्रिडाइजेशन से, अब जो मार्केट में आ रही है वो कैसी है, उसको नाम नहीं मालूम, म्यूटेंट। बाकी सबको क्या कहना चाह रहा है, म्यूटेंट कहना चाह रहा है। बाकी सबको क्या कहना चाह रहा है, मॉडिफाइड कहना चाह रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है, अनमॉडिफाइड या वाइल्ड वेराइटी अब बहुत रेयर बची है, क्योंकि कमर्शलाइजेशन हमने कर दिया अपनी, खासतौर से फ्रूट और क्रॉप प्रोडक्ट के मामले में, सब्जियों के मामले में अब हमें बहुत कम वाइल्ड एक्चुअल नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, तो ये एक एक्सप्लेनेशन नॉर्मली होता था। अब क्या हो रहा है, अब वो ये कह रहा है कि भाई ये जो जीन है, इसने एंजाइम बनाया सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, अब इसमें कैसे कैसे चेंज हो सकता है और क्या क्या चेंज, अगर इस जीन में चेंज हो जाए तो क्या होगा। अब सुनो, अब वो कह रहा है कि इसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन। इसमें हो जाए म्यूटेशन। म्यूटेशन होने पर ये जो एलील है ये क्या हो जाएगा, मॉडिफाई। अब इसी को नाम क्या दोगे, म्यूटेंट टाइप। और अगर म्यूटेंट टाइप बन गया तो हम थ्योरेटिकली क्या क्या कर सकते हैं कि क्या क्या चेंज आ सकता है। मॉडिफाइड एलील could be responsible for less efficient enzyme, मतलब एंजाइम तो बना रहा है, लेस एफिशिएंट एंजाइम और सेम एंजाइम। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन होता है कैसे बताऊंगा अभी। लेकिन नॉर्मली क्या रहता है सबसे ज्यादा, या एक मिनट, और दूसरा क्या हो सकता है, नो एंजाइम। कोई एंजाइम ही ना बनाए जो चेंज हुआ है, या और तीसरा एंजाइम हो सकता है नॉन
और नॉन फंक्शनल एंजाइम का मतलब एंजाइम तो बना, उधर ऊपर नो एंजाइम है ना, यहाँ नॉन फंक्शनल का मतलब जो एंजाइम नॉर्मल से बना था, अनमॉडिफाइड से बना था, उसके रिस्पेक्ट में कैसा हो गया, नॉन फंक्शनल, उसके रिस्पेक्ट में नॉन फंक्शनल। तो वो जो ट्रेट आना था वो नहीं आया। तो अब हुआ क्या, बस एनसीईआरटी ने क्या कह दिया कि भाई जो ये अनमॉडिफाइड या वाइल्ड टाइप है, इसी को हम कहते हैं क्या, डोमिनेंट। और ये जो मॉडिफाई हो गया, ज्यादातर केसेस में, जनरली, हमेशा नहीं है, ऑलवेज नहीं लिखा, लेकिन जनरली क्या हो गया बेटा, ये जनरली क्या हो जाएंगे, रिसेसिव। भाई सबसे पहले नेचर ने एक ही चीज तो बनाई होगी और फिर उसने अपने आप में चेंज कर लिया। तो कैपिटल टी बनाया होगा, उसने अपने आप में चेंज कर लिया। सेम एंजाइम कैसे बनी, कह रहा म्यूटेशन हो गया, तो आपका बताओ बेटा कैसे चेंज जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है, एलील में। ये डीएनए था, ठीक है ना। सपोज अब हम यहां पे क्या कर लेते हैं, कोई कोडॉन रख लेते हैं, किसी भी कोडॉन को देख लेते हैं, किसी भी अमाइनो एसिड का ले लें। तो सपोज अगर हम यहाँ पर AGA ले लेते हैं, AGA कोड करेगा किसको, आर्जिनाइन को। अब देखना म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होके A हट गया, C आ गया, लेकिन AGC भी किसको कोड कर रहा है, आई बात समझिए। तो म्यूटेशन तो हो गया, एलील तो मॉडिफाई हो गया, एलील तो मॉडिफाई, लेकिन उसका प्रोटीन, उसका फिनोटाइप चेंज, वही पहला पॉइंट। साइलेंट म्यूटेशन, इसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग जब अपने मॉलिक्यूलर बेसिस पे आएंगे वहां पे बात होगी। बाकी तो आप जानते हैं कि जरा सा चेंज होगा तो या तो वो एंजाइम बनेगा ही नहीं, या तो वो एंजाइम नॉन फंक्शनल। क्लियर पॉइंट हुआ। ऊपर वाला नोट कर लिया था ऑनलाइन, यस यस।
ठीक है बेटा, जो इससे रिलेटेड जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे आपकी बुकलेट में वो सारे मैंने करवा दिए आपको। और जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आए दिए थे वो भी हो गए हैं इसमें। बाकी और भी हैं क्वेश्चन, लेकिन अभी नीट 2019 में क्वेश्चन आया था एंटी राइनम पर। एंटी राइनम में रेड फ्लावर, जैसे एंटी राइनम देखा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। नहीं भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, इसीलिए मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूँ। और लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आया था? ठीक है, the production of gamete by the parent, the formation of zygote, the F1 and F2 plant can be understood using Venn diagram, pie diagram, pyramid diagram, Punnett square। इससे आसान कुछ हो सकता है? लेकिन फिर भी ध्यान से करना, कुछ लोग इसमें भी दिमाग लगा देते हैं, कुछ ना कुछ जरूर छुपा हुआ है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, which one of those given below period for the Mendel hybridization experiment? NCERT में है, लाइन है 1856 to 1863। फिर क्वेश्चन वही आया, AB ब्लड ग्रुप, IA, IO ब्लड ग्रुप, उसके बाद बच्चों के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी पूछी थी, निकाल सकते हैं आराम से। बाकी और किसी को कोई डाउट जेनेटिक्स पढ़ते टाइम? ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया अपना, ABO ब्लड ग्रुप तक हो गया। उसके बाद फिर आउट क्रॉस में ले दे के आया क्या, क्यों निकालोगे? अरे भाई 100% क्या आया, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 हो गया, फेनोटाइपिक सेम, सारे 100% सेम, तो फेनोटाइपिक तो नहीं आएगा, लेकिन जीनोटाइपिक में 1:1 आएगा ना, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला और कैपिटल आर वाला दोनों। और किसी को कोई पूछना है बेटा, कोई डाउट वगैरह? One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10, 11, 21। आपका नाम क्या है बेटा? बेटा अगर डाउट नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं, आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग अलग टॉपिक स्टडी करेंगे।